आज हम लोग कंस्ट्रेंट की लैब देखेंगे और कितने लेवल के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, किस लिए होते हैं और कहाँ कौन सा कंस्ट्रेंट किस लिए यूज़ किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली ना अगर लिटरल मीनिंग के अंदर लें तो टू कन्फाइन का मतलब होता है, कन्फाइन या बाउंड्री सेट करने का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की बाउंड्री सेट करें कि ये हमारे स्कोप के अंदर है, ये हमारे स्कोप के अंदर नहीं है, या ये वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग हैंडल कर रहे होंगे और इन चीज़ों को हम हैंडल नहीं कर रहे होंगे, और हैंडल कर रहे होंगे तो किस तरीके से कर रहे होंगे। तो हर प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट ज़रूर कर सकते हैं कि दिस इज़ विद इन द स्कोप एंड दिस इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप। ठीक है। जब डेटाबेस लेवल के अंदर हम लोग बात करते हैं कि कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कितने होते हैं, तो हमारे पास डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट होते हैं और हमारे पास एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट होते हैं। ठीक है। एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट और डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट के अंदर फ़र्क ये होता है कि डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट जो होता है वो पूरी कॉलम के ऊपर लग रहा होता है, और जो एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एवरी रो लग रहा होता है। और कैसे? डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट के अंदर जैसे एक चेक का कॉलम है कि अगर ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो ही ये रो इंसर्ट होगी, एल्स ये रो रिजेक्ट हो जाएगी। वेयर एल्स एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट्स हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, और एक होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। ये हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। प्राइमरी की प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट लैब के अंदर भी डिस्कस की थी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्राइमरी की होती क्या है? प्राइमरी की बेसिकली एक ऐसी की होती है जिसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक कि उसमें जो भी डेटा इंसर्ट हो रहा होगा वो थ्रू आउट द कॉलम यूनिक रहेगा, और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इट कैन नॉट बी नलिफाइड। इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप एक की को ये कहते हो कि वो यूनिक भी है और नॉट नल भी है, अगर सेपरेटली आप इसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट्स लगा देते हो, तो आपने प्रॉपर्टीज तो उसको दोनों दे दिए हैं प्राइमरी की, लेकिन वो इटसेल्फ प्राइमरी की है नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर फर्क क्या है? प्रॉपर्टीज तो आपने दोनों दे दी और फिर भी प्राइमरी की नहीं है। मसला सिर्फ इतना सा होता है कि अगर आप किसी प्राइमरी की को दूसरे टेबल के अंदर रेफर कर रहे होगे तो उसके ऊपर प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा हुआ होना चाहिए, रादर देन नॉट नल और यूनिक का नहीं, बल्कि प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा होना चाहिए, तभी वो दूसरे टेबल के अंदर रेफर हो सकती है। अच्छा, रेफरेंशियल से क्या मतलब है, किस तरीके से होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। बट प्राइमरी की इटसेल्फ क्या होती है, पहले हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है। मैं एसक्यूएल प्लस ओपन कर लेता हूँ ताकि हम लोग आसानी से ये चीज़ एनालाइज कर सकें और देख सकें। लास्ट वीक जब हम लोगों ने DDL कमांड्स पढ़ी थी तो हम लोगों ने ड्रॉप देखा था कि ड्रॉप क्या करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एक टेबल, मेरे पास ऑलरेडी डमी टेबल बना हुआ था तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया है। सही। अच्छा, अब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल emp अंडरस्कोर रैप, और मैं उसके अंदर एट्रीब्यूट रखा हूँ एम्प्लॉय नंबर, जो कि नंबर टाइप का है, और इसकी लेंथ 4 है। बट अलॉन्ग साइड के अगर मुझे इसे प्राइमरी की बनानी है, मतलब इसे 2 प्रॉपर्टीज देनी है। अगर ऊपर देखो तो यहाँ पे जब मैंने डिस्क्राइब किया था तो नॉट नल नहीं था, ये प्राइमरी की नहीं थी उस वक्त। तो ये पहली चीज़ ये देखने के लिए तो मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कंस्ट्रेंट, अगर मुझे देखना था तो उसकी एक अलग क्वेरी होती है कि इस टेबल के ऊपर कौन से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। ठीक है। मैं एक्चुअली ये तो अब गलत हो चुका है सिंटेक्स वाइज, मैं ये करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्राइमरी की लिख दिया तो दैट मीन्स कि ये प्राइमरी की
ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और प्राइमरी की हमने क्या डिस्कस किया कि प्राइमरी की कैसी होती है। प्राइमरी की दो कैटेगरीज, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट इज, वो क्या होता है, वो नॉट नल होती है, मतलब उसके अंदर डेटा रिक्वायर्ड फील्ड की तरह होता है। और वो यूनिक होती है, मतलब कि उसके अंदर रिपीटेटिव डेटा नहीं आ सकता। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर एक CNIC है तो वो आपका CNIC होगा, वो CNIC नंबर किसी दूसरे का नहीं होगा। ठीक है, ये एक यूनिक एट्रीब्यूट है, आपके साथ एसोसिएटेड है। सही है। तो इस तरीके की चीज़ जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिक रहती है एक एंटिटी के साथ, उसको हम लोग प्राइमरी की एट्रीब्यूट यूजुअली बनाते हैं। जैसे आपका फ़ोन नंबर है, वो भी हम बनाते हैं, बट इट इज़ नॉट प्रेफर्ड कि फ़ोन नंबर से हम लोग चीज़ों को या डेटा को सर्च करें। अच्छा, फ़र्क क्या है अब, प्राइमरी की हम लोग बनाते क्यों हैं? प्राइमरी की हम लोग बनाते क्यों हैं? प्राइमरी की हम लोग इसलिए बनाते हैं कि अगर मुझे अपने टेबल में से, जब मैं सर्चिंग परफॉर्म कर रहा हूँ या डेटा के रिट्रीवल किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली मतलब कि सिंगल रो रिटर्न हो, ऐसा क्राइटेरिया मुझे सेट करना हो जो कि सिर्फ वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पिक करके लेके आए। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट क्यों होना चाहिए, या प्राइमरी की एट्रीब्यूट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या है कि वो नॉट नल भी है और रिपीट भी नहीं हो सकती। अच्छा, दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अगर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। लेट सपोज अगर नॉट नल नहीं होता, सही है, तो क्या नुकसान होता है, यूनिक होता तो मैं यूनिकली तो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना। तो नॉट नल अगर होता, तो अगर मैं सर्च क्राइटेरिया उस एट्रीब्यूट के ऊपर लगा रहा हूँ और वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, वो नल हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेटा इंसर्शन के टाइम पर उसका डेटा इंसर्ट ही ना किया गया हो, तो फिर मेरा मैच क्राइटेरिया जो है वो फेल हो जाएगा। फॉर दैट पर्पस, एक रो को, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास उस एट्रीब्यूट के ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज प्राइमरी की हमें प्रोवाइड कर रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी दूसरी चीज़ को या कोई किसी और तरह से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें, जब हमें प्राइमरी की ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रही है इटसेल्फ। सही, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अच्छा, मैं एक टेबल बना लेता हूँ ताकि हम लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि क्या चीज़ है। मैं टेबल के साथ ऑल्ट्रेशन भी कर सकता हूँ, वो हम लोगों ने लास्ट लैब के अंदर देख लिया है। आज सिर्फ कंस्ट्रेंट की लैब है, तो हम लोग सिर्फ वही देखेंगे। अच्छा, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम हो गया, और मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, डेप्थ नंबर, ठीक है, जो कि नंबर टाइप का है। सही, एंड दिस इज, नहीं, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सैलरी एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाऊँ। मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं मैं उसमें सिर्फ उनका डेटा मेंटेन कर, सही है। मैंने कहा कि सैलरी 7 डिजिट्स की हो सकती है एंड देयर टर्मिनेट्स माय टिप, ठीक है। मेरा टेबल क्रिएट हो चुका, ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। तो अब अगर इसके अंदर डेटा होता, लेट्स सपोज अगर कोई डेटा होता और मैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाह रहा होता, तो मेरे पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट इस तरह से लगता है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब दरअसल इसके अंदर क्योंकि अभी डेटा नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्वेरी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ एम्प्लॉय का टेबल, हमें पता है कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर जो है वो प्राइमरी की है। तो अगर देखो तो मैं ये कहता हूँ सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 7369। तो ये देखो, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होकर आ रहा है। सही, इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूँ नेम के ऊपर मैं लगा देता प्राइमरी की, तो ऐसा हो नहीं सकता, नेम डुप्लीकेट हो सकता है। या अगर मैं कहता है कि भाई जॉब के ऊपर लगा दो, तो जॉब भी डुप्लीकेट हो सकती है, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की एक जॉब हो सकती है। तो ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई भी हो सकती है। ऐसे एट्रीब्यूट को हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब डिपार्टमेंट नंबर 20 है, लेट्स सपोज मैंने ऐड कर दिया डिपार्टमेंट नंबर अपने टेबल के अंदर। तो एक चीज़ आप लोग जहन में रखो कि डिपार्टमेंट नंबर मेरा ऐड तो हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर इटसेल्फ एक अलग एंटिटी है, सही है।
आपके डिपार्टमेंट की अपनी नाम हो सकता है, अपनी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, अपनी लोकेशन हो सकती है, अपनी कैपेसिटी हो सकती है, अपनी प्रोडक्शन यूनिट की डिटेल्स हो सकती है, या जो भी वॉट एवर जो भी सिचुएशन है, तो डिपार्टमेंट के अंदर भी अपनी अपनी चीज़ें हो सकती हैं, अपनी एंटिटी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिस्ट कर सकती है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर एक डिपार्टमेंट को एक डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय के साथ मैं उसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एसोसिएट करना चाहूँ, तो ये भी हो सकता है कि भाई मैं डायरेक्टली जैसे मैं रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ उसी के साथ साथ मेरे पास मेरा डिपार्टमेंट नंबर भी एंटर ना कर दूँ। लेकिन देयर आर मैनी चांसेस, अगर मेरे पास 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं तो देयर इज़ वेरी हाई चांस कि मेरे उस डिपार्टमेंट नंबर की एंट्री माइनर मिस्टेक के साथ, जैसे 20 लिखा था 10 लिख दिया या 30 लिख दिया, बराबर बराबर में चीज़ें, देयर इज़ वेरी हाई चांस ऑफ ह्यूमन एरर। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर रेफरेंशियल की इंटीग्रेशन लगाते हैं या रेफरेंशियल की कंस्ट्रेंट लगाते हैं। इससे होता क्या है, क्या मतलब क्या है और होता क्या है। अब डिपार्टमेंट अपनी एक अलग एंटिटी मेंटेन रख रहा है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको भाई, डिपार्टमेंट को मैंने डिस्क्राइब कर देता हूँ डेप। तो देखो इसके बाद अपनी तीन चीज़ें मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखो इसमें से चार रोज मेरे पास रिटर्न होती है, सही है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ आपसे कि भाई अगर लेट सपोज मैं बात करता हूँ कि कोई भी एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, या तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर काम कर रहा होगा, या 20 के अंदर काम कर रहा होगा, या 30 में काम कर रहा होगा, या 40 में काम कर रहा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे पास डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन वो मेरे उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हो, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। और एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक टेबल का प्राइमरी की एट्रीब्यूट को रेफर करते हैं उस टेबल के अंदर जहां पर हमें उसको कॉन्साइड या इंटीग्रिटी उसकी कंसिस्टेंसी उसकी मेंटेन रखनी होती है। लेट्स सपोज एम्प्लॉय के टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये एम्प्लॉय उसी डिपार्टमेंट के अंदर होगा जो मेरे डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मौजूद है, उसके अलावा तो किसी डिपार्टमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। तो to reduce the effect or the margin of error in our data, हम क्या करते हैं, हम एक जगह पे जो डेटा मेंटेन हुआ है अगर सेम वही डेटा हमें दूसरी जगह पे रखना है तो हम उन दोनों के बीच में रेफरेंशियल की इंटीग्रेशन लगाते हैं। रेफरेंशियल की इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि एक टेबल का प्राइमरी की एट्रीब्यूट दूसरे टेबल के अंदर रेफर हो, और इस रेफरेंस को हम लोग फॉरेन की एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे अगर डिपार्टमेंट नंबर मेरे उस टेबल के अंदर ऐड मैंने कर दिया ना, और उसके साथ रेफरेंस मैंने क्रिएट किया है डिपार्टमेंट के टेबल का, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मैंने डिपार्टमेंट नंबर का एट्रीब्यूट ऐड किया, और उसके बाद उस एट्रीब्यूट का रेफरेंस मैंने मेंटेन किया है डिपार्टमेंट के टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के साथ, तो दिस इज नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रेशन। and the attribute on which the referential key integration has been applied is known as foreign key attribute। क्यों? क्योंकि वो किसी एक ऑलरेडी टेबल का प्राइमरी की एट्रीब्यूट है जिसको मैं यहाँ रेफरेंस कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये एट्रीब्यूट तो फॉरेन एट्रीब्यूट हुआ ना, वो किसी और एंटिटी का एट्रीब्यूट है जो यहाँ पे आके मेरे पास मर्ज हो रहा है, सही है। तो मैं ऐसी चीज को कहता हूँ फॉरेन की कंस्ट्रेंट कह सकता हूँ, या रेफरेंशियल की इंटीग्रेशन भी कह सकता हूँ। करते किस तरह से हम लोग एसक्यूएल प्लस के अंदर देख लेते हैं। तो मेरे पास देखो मैंने ये जो टेबल बनाया था emp अंडरस्कोर emp अंडरस्कोर रेप, इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर नहीं, मुझे पता है मैं ऑल्टर कर सकता हूँ, तो मैं ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर रैप ऐड कॉलम का नाम मुझे पता है मैंने रखा डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा इसका नाम डिपार्टमेंट नंबर होना ज़रूरी नहीं है, DNO भी हो सकता है, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ रेफरेंस डेप्थ, जिस टेबल से रेफरेंस करना है डेप्थ नंबर, जिस एट्रीब्यूट से रेफर करना है, सॉरी ओके। अच्छा इसको कंस्ट्रेंट को अगर मुझे ऐड करना होता है ना तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि एक DNO
जो कि नंबर टाइप का है, मैं ऐड कर देता हूँ। तो टेबल मेरा ऑल्टर हो चुका है, मेरे पास एक एट्रीब्यूट आ गया, देखो ऐड हो गया होगा एट्रीब्यूट emp_wrap। और अगर आप मुझे इसके ऊपर इस एट्रीब्यूट के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर टेबल emp_wrap ऐड कंस्ट्रेंट का नाम fk_emp, ये कंस्ट्रेंट का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट का नाम, किस एट्रीब्यूट के ऊपर लगाना है, डीएनओ के ऊपर लगाना है, रेफरेंसेस किससे रेफरेंस क्रिएट करना है, डेप्थ के टेबल से रेफरेंस क्रिएट करना है, किस एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट के किस डेप्थ के किस एट्रीब्यूट की बात हो रही है, तो वो है डिपार्टमेंट नंबर करता हूँ। ऑल्टर टेबल के अंदर फिर गड़बड़ आ गई, मैं ऐड कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स देख लेता हूँ। देखो ऐड कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स क्या है, ऐड कंस्ट्रेंट का नाम फॉरेन की, अच्छा फॉरेन की का मैंने एट्रीब्यूट नहीं लिखा, कोई मसला नहीं, वैसे फॉरेन की नहीं भी लिखूँ तो चल जाता है, लेकिन कह रहे हैं तो हम लिख लेते हैं। फॉरेन की स्पेलिंग गलत सही है, FOREIGN सही है, ये लिखिए सही है, फॉरेन की। अच्छा अभी भी इशू दे रहा है, तो मैंने क्या गलती की है, मैंने देखो टेबल का नाम सही लिखा, ऑल्टर टेबल ठीक है, ऐड कंस्ट्रेंट का नाम मैंने सही लिखा है, कंस्ट्रेंट की स्पेलिंग गलत है, लेट्स सी, वाओ थैंक यू मैम, कंस्ट्रेंट, अब लेफ्ट पैरेंथेसिस का मसला क्या मसला है, column being already existed, column being added, add constraints है ना भाई, लाइन नंबर 3, फिर क्या मसला, रेफरेंसेस के स्पेलिंग सही लिखी है, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग पूरे को कहते हैं, पहले तो डिलीट ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल emp_wrap, now let's see create, मैं काम करता हूँ create table emp_wrap as select started from emp where employment where 1 equals to 2, ताकि डेटा ना आए, ये चीज़ का ख्याल रखना होता है, अगर मुझे फॉर्म की एट्रीब्यूट बनाना होता है तो वो कॉलम नल होना चाहिए शुरू में, ठीक है। अब अगर डिस्क्राइब करूँगा मैं emp_wrap तो मेरे पास सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, लेकिन उनके कोई भी, मैं जब ये बनाता हूँ स्ट्रैपली बनाता हूँ तो मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होते, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ऑल्टर टेबल करता हूँ, ऑल्टर टेबल emp_wrap ऐड कंस्ट्रेंट emp प्राइमरी की emp नंबर, ऐसा ही है। देख लेते हैं हम लोग, अगर ऑल्टर करके मुझे किसी चीज़ को प्राइमरी की बनानी है तो मैं किस तरह से बना सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास गिवन है, मैंने कंस्ट्रेंट का नाम दिया प्राइमरी दिया और मैंने मेंशन कर दिया एम्प्लॉयमेंट का, सही। अच्छा कंस्ट्रेंट का नेम ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल
EMP अंडरस्कोर आर डाल देते हैं इसको, ठीक है। टेबल ऑल्टर हो गया, मेरा कंस्ट्रेंट का नाम जो यूज हो रहा था ऑलरेडी, तो वो मैंने सही कर दिया। इसी तरीके से अगर मुझे फॉरेन की एट्रीब्यूट ऐड करना है, ऐड कंस्ट्रेंट fk अंडरस्कोर emp अंडरस्कोर r डी नंबर डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर मुझे करना है, डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसेस डेप्थ नंबर। बेटा ये किसकी हैंड पे है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा ये यहाँ तक की बात तो हमारी सही हो गई, प्राइमरी की हमारी फिर से ऐड हो गई, फॉरेन की का मसला आ गया दोबारा से। तो हम देखते हैं फॉरेन की का सिंटेक्स करता है कैसे है। कुछ सिंटेक्स कह रहा है भाई एक और चीज़ ऐड कर दो, अच्छा ब्रैकेट ऐड कर दो। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ऐड करते हैं, और पहले लिख देते हैं FOREI, ये फॉरेन की, ठीक है। रेफरेंसेस डिपार्टमेंट का टेबल और डिपार्टमेंट टेबल ऑल्टर हो गया भाई मेरा डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर। अब डेफ लग चुका है। अच्छा अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं मेरे पास ये रेफरेंशियल की इंटीग्रेशन हुई है। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं ये करता हूँ, मैं इंसर्शन परफॉर्म करता हूँ, मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू emp अंडरस्कोर ऐप, और मैं इसके एम्प्लॉय नंबर के अंदर एडिशन कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नंबर कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी कॉमा डेप्थ नंबर। अच्छा फॉरेन की एट्रीब्यूट जो है वो नल हो सकता है, ठीक है। फॉरेन की एट्रीब्यूट के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये नल ना हो सके। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास कोई वो तो है नहीं डेटा, मैं करता हूँ 1001 कॉमा मारूफ कॉमा 10,000 कॉमा डिपार्टमेंट नंबर। मुझे पता है कि डिपार्टमेंट की टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर 1 to 40 है, 10 to 40 10 20 30 40। मैं क्या करता हूँ डिपार्टमेंट नंबर 60 ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखो कीवर्ड मिसिंग आ रहा है, ठीक है। बेसिकली लाइन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज, अच्छा तो मैंने ये वैल्यूज की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये तो इसकी वजह से आ रहा है। अब देखो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम भी आ रहा है वायलेटेड। ये कह रहा है कि पेरेंट टेबल के अंदर ये वाला रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जो आप 60 को रेफर कर रहे हो ना, डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम के अंदर 60 एग्जिस्ट नहीं करता, जो एग्जिस्ट करता है उस हिसाब से एंटर करो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यही करता हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 40 कर देता हूँ। देखो रो क्रिएट हो गई, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp अंडरस्कोर रैप। तो देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, मेरे पास रो क्रिएट हो गई सेट लाइसेंस। तो मेरे पास रो क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर 40 के हिसाब से मेरे पास डेटा मेरे पास शो हो रहा है। क्यों ऐड हो गया, क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर 40 एग्जिस्ट करता है। अच्छा एरर जो हमारे पास ह्यूमन एरर होने के चांसेस थे वो मिनिमाइज हो रहे हैं, क्योंकि और डेटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन हो रही है, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेबल के अंदर अलग डेटा जा रहा है और दूसरे टेबल के अंदर अलग डेटा जा रहा है। तो जो पेरेंट टेबल है, जो पेरेंट टेबल है वो कौन सा है, डिपार्टमेंट का टेबल है। जो चाइल्ड टेबल है वो एम्प्लॉय का टेबल है। क्यों, क्योंकि पेरेंट का एट्रीब्यूट चाइल्ड में आता है, ठीक है। तो पेरेंट टेबल हम लोगों ने डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट एम्प्लॉय के अंदर एसोसिएट किया है। पेरेंट टेबल डिपार्टमेंट था जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट करता था, हमने उससे रेफरेंस क्रिएट किया एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाहूंगा ना, तो ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप टेबल emp अंडरस्कोर रैप। तो अच्छा टेबल ड्रॉप हो चुका है। अच्छा कैस्केड मेरा ऑन है, इस वजह से मेरा, अच्छा एम्प्लॉय मेरा जो है, हाँ एम्प्लॉय मेरा जो है वो ड्रॉप हो गया क्योंकि वो चाइल्ड टेबल है। तो चाइल्ड टेबल को पहले ड्रॉप करना पड़ता है और फिर मुझे जो है वो करना पड़ेगा।
चाइल्ड टेबल पहले ड्रॉप हो सकता है, पेरेंट टेबल पहले ड्रॉप नहीं हो सकता। अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर को ड्रॉप करना चाहूँ, ड्रॉप टेबल डेप्थ, तो देखो यूनिक और प्राइमरी टेबल रेफरेंस बाय फॉरेन कीज, तो ये अच्छा। तो अभी तक हम लोगों ने दो कंस्ट्रेंट्स देखी हैं, एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी देख लिया है और एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों के पास और कौन सा कंस्ट्रेंट है, एक यूनिक का कंस्ट्रेंट है। यूनिक कंस्ट्रेंट हम लोग क्यों लगा सकते हैं, जब हमने प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है तो हमें यूनिक की के कंस्ट्रेंट की क्या ज़रूरत है, या किस एट्रीब्यूट के ऊपर लगा सकते हैं। तो देखो फ़ोन नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट हो सकता है किसी एम्प्लॉय का या किसी पर्सन का, जो कि यूनिक तो है लेकिन प्राइमरी की नहीं बन सकता, ठीक है। कोई कस्टमर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। जैसे कोई कंस्ट्रक्ट, मैं बेटा शेयर कर देता हूँ। यूनिक कंस्ट्रेंट हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसी जगह पे लगा सकते हैं, ऐसा एट्रीब्यूट जो हमें ज़रूरत तो है जिसकी कि वो यूनिक होना चाहिए, लेकिन वो एट द टाइम नल हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कुछ कस्टमर्स हैं जो अपना प्रेफर नहीं करते कि अपना सेल नंबर शेयर करें, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो ना भेजें, मतलब आपको प्रोवाइड करें, लेकिन प्राइमरी की उसको बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं, मल्टीपल कस्टमर्स का एक ही रिकॉर्ड चल रहा हो, फ़ोन नंबर दो दो कस्टमर्स हैं लेकिन फ़ोन नंबर एक ही आ रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी का सेल नंबर डिफरेंट है, आपके पास जो सेल नंबर है वो डेफिनेटली किसी दूसरे के पास नहीं हो सकता, दैट इज़ द प्राइमरी की। या CNIC नंबर है, तो CNIC नंबर कभी गलती से ह्यूमन एरर की वजह से डुप्लीकेट ना हो जाए और हमारे पास करेक्ट रहे, तो उसके ऊपर हम लोग यूनिक की का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। यूनिक की का कंस्ट्रेंट लगता कैसे है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे हम लोगों ने अभी प्राइमरी की लिखा था ना, सेम इसी तरीके से जिस एट्रीब्यूट का आप यूनिक करना चाहते हो ना, वो आप कर सकते हो। मैंने ऑल्टर के थ्रू बनाया था, अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं ऑल्टर के थ्रू एक, क्योंकि मेरे पास टेबल ड्रॉप हो चुका है, मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट नहीं, मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल emp underscore wrap as select direct from b। मेरे पास टेबल विद डेटा आ चुका है, मैं ऑल्टर कर देता हूँ इसको, ऑल्टर टेबल emp underscore wrap add ph underscore नंबर इसकी लेंथ दे दी मैंने 11, ठीक है। मेरे पास ये ऐड हो गया। डिस्क्राइब करूँगा अगर मैं emp अंडरस्कोर rep, तो देखो मेरे पास ph नंबर आ रहा है, लेकिन ये अभी तक ph नंबर यूनिक नहीं है। अगर मुझे इसको यूनिक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन भी लिख सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर wrap add constraint u, मैंने सिर्फ यू कॉन्स लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि यूनिक कंस्ट्रेंट की बात हो रही है। ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, मैंने कंस्ट्रेंट की स्पेलिंग फिर से गलत लिखी है, इस पे लगाना है यूनिक, इस पे लगाना है ph अंडरस्कोर नंबर। लेट्स सी ये क्या, ये लग गया। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है, डिस्क्राइब करना यूनिक तो पता नहीं चलेगा, तो मैं करता क्या हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू emp अंडरस्कोर wrap, एम्प्लॉय नंबर के अंदर मैं डालता हूँ 101 कॉमा, एम्प्लॉय नेम के अंदर मैंने डाल दिया अभी एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मैं फ़ोन नंबर ऐड कर रहा हूँ, मैं फ़ोन नंबर को क्या करता हूँ, मैं 1000001 कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा वैल्यूज़ बीच में मैंने लिखा नहीं है, मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, वैल्यूज़
रो मेरी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यही चीज़ दोबारा से क्रिएट करना चाहूँगा ना तो यूनिक कंस्ट्रेंट ये वायलेट होगी। क्यों? क्योंकि पीएच नंबर जो है वो यूनिक एट्रीब्यूट था, ठीक है। वो दोबारा सेम चीज़ उसके ऊपर क्रिएट नहीं हो सकती, मतलब सेम वैल्यू उसके अंदर नहीं जा सकती, रिपीट नहीं हो सकती, यूनिक का कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक चेक का कंस्ट्रेंट है, ये हम लोग कह सकते हैं एक डोमेन लेवल कंस्ट्रेंट की बात हो सकती है। और ऐसी क्या ज़रूरत हो सकती है कि हमें चेक के कंस्ट्रेंट की ज़रूरत पड़े? चेक का कंस्ट्रेंट करता क्या है? चेक का कंस्ट्रेंट ये करता है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड इंसर्शन या रिकॉर्ड अपडेशन, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो रिकॉर्ड इंसर्शन अपडेशन से पहले अगर मैंने किसी एट्रीब्यूट के ऊपर चेक लगाया हुआ है तो पहले तो वो उस क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं करता, वो एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर मीट करती है तो इंसर्शन उसकी पॉसिबल है। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं करेगी तो उसकी इंसर्शन नहीं होगी, वो रो रिजेक्ट हो जाएगी, वो रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाएगा, इंसर्शन उसकी पॉसिबल नहीं है। ऐसी कौन सा सिनारियो हो सकता है? लेट सपोज मेरा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की पॉलिसी है, जैसे डोमिनोज की पॉलिसी है ना कि 30 मिनट्स के अंदर अगर पिज़्ज़ा मिल जाए तो मतलब आपको पे करना पड़ेगा। अगर इफ़ वी गेट लेट, इफ़ वी गेट डिलेड लेटर देन 30 मिनट्स और 40 मिनट्स तो आपको पिज़्ज़ा फ्री। तो फॉर दैट पर्पस अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो उसके अंदर मुझे फ्री देना पड़ता है। अगर यही सेम पॉलिसी मेरे पास मेरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हो कि अगर मैं डिलीवरी डेट जो आपने सेलेक्ट की है उससे लेट हो जाता हूँ डिलीवरी डेट वो सेलेक्ट कर सकता है और मैं अगर उससे लेट हो जाता हूँ तो वो जो है क्या कहते हैं उसके लिए वो पार्सल फ्री हो जाएगा। जब मैंने उसे हैंडल ये दिया है कि वो डिलीवरी डेट खुद से सेलेक्ट करे तो उसके बाद ये हैंडल मौजूद है कि सिस्टम डेट मतलब करंट डेट से प्रीवियस डेट भी वो सेलेक्ट कर सकता है। अगर मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं लगाया कि करंट डेट से आगे की डेट होनी चाहिए, 5 दिन आगे की डेट होनी चाहिए, अगर मैंने उसे हैंडल प्रोवाइड किया हुआ है तो फिर मेरे पास तो लॉस एंड लॉस ही होता रहेगा ना। फॉर दैट पर्पस आई नीड टू प्रोड्यूस अ चेक, अ सर्टेन लेवल, अ सर्टेन क्राइटेरिया ऑन दैट कॉलम। उस वैल्यू के ऊपर, उस डेटा के ऊपर मुझे लगाने की ज़रूरत है कि अगर वो ऑर्डर डेट उसकी डिलीवरी डेट से छोटी है, अगर डिलीवरी डेट उसकी ऑर्डर डेट से पिछली है तो ये रिकॉर्ड इंसर्शन नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर दैट पर्पज हमें क्या है कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं हम लोग चेक के ऊपर, चेक का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं और हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। चेक का कंस्ट्रेंट ऑल्टर करके भी लगा सकते हैं या किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अगर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है डेट इन सिस्टम, मैंने उसके ऊपर लगाया भाई गेट डेट, गेट डेट का फंक्शन क्या करता है सिस्टम की करंट डेट आपको ला के दे देता है, ठीक है। सेलेक्ट हमारे पास स्टेट है ना तो मेरे पास गेट डेट का फंक्शन भी है, गेट डेट फ्रॉम डुअल, डुअल हमें पता है डमी है। अच्छा सेलेक्ट गेट डेट नहीं चल रहा है इसमें, डायरेक्टली अगर फंक्शन में चलाएंगे तो चल जाएगा, मतलब फंक्शन सेलेक्ट में नहीं चलता, फंक्शन उसमें चलेगा। मैं सेलेक्ट से स्टेट करता हूँ तो स्टेट के थ्रू भी आ सकते हैं। मेरे पास सिस्टम की डेट आ रही है, गेट डेट का फंक्शन हमारे पास किसी क्वालिफायर के साथ चल सकता है, सेलेक्ट में नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ फॉर दैट पर्पज हम लोग चेक का कंस्ट्रेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आज का बहुत आसान से टास्क है, आप लोगों को एक टेबल क्रिएट करना है डिपार्टमेंट के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, डेटा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। जब हमें पता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ का रेप्लिका बनाते हैं तो उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं होते, ना प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है, ना फॉरेन की कंस्ट्रेंट होता है, ना यूनिक कंस्ट्रेंट, कोई से भी कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे होते, हमें कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर अप्लाई करने पड़ते हैं। हमने ऑल्टर करके टेबल को किस तरीके से कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं हमने वो चीज़ देख ली है, हमें आती भी है बहुत अच्छे से कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। टास्क नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसी तरीके से आप लोगों को एक एम्प्लॉय का टेबल बनाना है जिसके अंदर फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और फिर आपने इसी टेबल के अंदर एक फॉरेन की एट्रीब्यूट बनाना है, डिपार्टमेंट नंबर जो है उसको फॉरेन की एट्रीब्यूट बनाना है, तो डेफिनेटली अगेन आपको ऑल्टर करना पड़ेगा। प्राइमरी की को आपने अच्छा एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की, अच्छा प्राइमरी की भी इसके अंदर ऐड करनी और प्राइमरी की किस तरीके की होनी चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर को मिला के। अच्छा जब हम लोग एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के कोई की बनाते हैं, अगर प्राइमरी की बनाते हैं तो दैट इज नोन एज कॉम्पोजिट की, ठीक है। और कॉम्पोजिट की के अंदर हर एट्रीब्यूट जो मेंशन हो रहा हो
मतलब एक है दो है, यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर दोनों की बात हो रही है, तो एम्प्लॉय नंबर इटसेल्फ इज अ कैंडिडेट की, डिपार्टमेंट नंबर इटसेल्फ इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, एक कॉम्पोजिट की के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स मेंशन कर रहा हूँ मैं, वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स क्या बन रहे होंगे, कैंडिडेट की। कैसे बना सकता हूँ, ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर रैप एड कंस्ट्रेंट कॉम्प अंडरस्कोर की, मैंने के लिख दिया है, सही है। प्राइमरी की, प्राइमरी की का क्या मतलब है, एम्प्लॉय नंबर। अच्छा, प्राइमरी की मुझे दो एट्रीब्यूट से मिला के बनानी है, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नंबर कॉमा डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, नल वैल्यूज होनी चाहिए, नॉट नल, कॉलम कंटेन्स नॉट नल वैल्यूज। ओके, पहले मुझे एक्चुअली क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर के अंदर ऑलरेडी डेटा एंट्री हुई हुई है, इसलिए मुझे हटाना पड़ेगा। एम्प्लॉय नंबर के अंदर सॉरी हुई हुई है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट स्टार फ्रॉम emp, डिलीट फ्रॉम emp अंडरस्कोर। 15 रोज थी, 15 की 15 रोज डिलीट हो चुकी है। और अब अगर मैं उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाता हूँ ऑल्टर टेबल कॉम्पोजिट की का, तो देखो टेबल ऑल्टर हो चुका है। अब जो प्राइमरी की है वो दो एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है। इस कॉम्पोजिट की का फ़ायदा क्या होता है, कुछ टेबल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर हम लोग एक सिंगल की रखें तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। जैसे ऑर्डर का टेबल बना है, उसके अंदर ऑर्डर आईडी आ रही है, ठीक है, और ऑर्डर के अंदर एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, तो आप प्रोडक्ट जब ऑर्डर के अंदर ना, ऑर्डर के टेबल के अंदर आप क्या करोगे, ऑर्डर नंबर होगा, ऑर्डर की जो है क्या कहते हैं टोटल वैल्यू, जो उसका टोटल ग्रैंड टोटल बन रहा है वो सेव कर लोगे, किस डेट पे हुआ है वो सेव कर लोगे। सिमिलरली अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इस ऑर्डर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, वो ऑर्डर डिटेल्स का अगर टेबल में मेंटेन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि अगर ऑर्डर नंबर में प्राइमरी आईडी बनाता हूँ तो ये होगा कि एक ऑर्डर को मैं रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ऑर्डर आईडी को प्रोडक्ट आईडी के साथ मर्ज कर दूँ और कॉम्पोजिट की बना दूँ, तो ये हो सकता है कि इस ऑर्डर के अंदर ये वाली प्रोडक्ट इतनी मरतबा ली गई, ये वाली प्रोडक्ट इतनी मरतबा ली गई, तो ऑर्डर नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यूनिक प्रोडक्ट आईडी वो रिपीटेशन अलाउ कर रहा है मेरे पास। तो कॉम्पोजिट की का ये फायदा होता है कि मैं एक की तो बना देता हूँ, लेकिन वो मल्टीपल एट्रीब्यूट से बनी हुई होती है, इटसेल्फ यूनिक होती है, लेकिन उसके अंदर रिपीटेशन किसी एक एट्रीब्यूट की अलाउड होती है। ठीक है, तो दिस अलाउज, दिस मेक्स इट अ कॉम्पोजिट की। अच्छा, थर्ड के अंदर क्या कह रहा है कि alter table employee created in question number 2 and apply check constraint on employee name. Attribute that a name should always be employee inserted in capital letters. अब employee name के ऊपर चेक लगाना है कि वो कैपिटल लेटर है या नहीं है, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ, मुझे पता है कि अगर मुझे चेक लगाना है तो मैं चेक ई नेम इक्वल्स टू अपर ई नेम। अपर का मुझे पता है, कैपिटल के अंदर अगर मुझे करना हो तो मैं किस क्या यूज कर सकता हूँ, अपर यूज कर सकता हूँ। हमने एसक्यूएल फंक्शन लैब नंबर 3 के अंदर देखा था, सिंगल रो फंक्शंस पढ़ते हुए। ठीक है, इसी तरीके से ऑल्टर टेबल करना है टास्क नंबर 4 के अंदर, क्रिएटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन डी नेम सच दैट डी नेम शुड नॉट बी एंटर्ड एम्प्टी, मतलब नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगाना है इसके ऊपर। इसी तरह से टास्क नंबर 5 की बात हो रही है, तो टास्क नंबर 5 के अंदर कह रहा है ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन सेल एट्रीब्यूट दैट नो टू सैलरीज शुड बी सिमिलर। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करनी तो मेरे पास कौन सा कंस्ट्रेंट है, होपफुली आप लोगों को पता होगा, हमारे पास यूनिक का कंस्ट्रेंट है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं कर सकते। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनी इश्यूज? आज इंशाल्लाह या कल सुबह तक इंशाल्लाह आप लोगों की लैब असेसमेंट अपडेट हो जाएगी आपके एलएमएस के ऊपर। आप लोगों को वो सबमिट करानी होगी अपने एलएमएस के अंदर। ठीक है, लैब नंबर 7 हो चुकी है, हाफ ऑफ द कोर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास लैब असेसमेंट 1 में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग लैब असेसमेंट 1 आज और संडे तक का टाइम होगा, तो आप लोग वो चीज़ सबमिट करा दीजिएगा। फेलियर जो एलएमएस के ऊपर डेडलाइन को मीट नहीं करेगा, देयर विल बी नो एक्सक्यूज एक्सेप्टेड। ठीक है, कुछ भी करो, टाइमली सबमिशन को इंश्योर करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों के जो लैब फाइल्स के मार्क्स हैं, आप लोगों के जो असेसमेंट्स हैं,
वो भी एलएमएस सबमिशन के ऊपर रिलाई करती हैं। तो प्लीज़ इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑन एलएमएस। कोई क्वेरी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना हम लोग आज वो के जो लिए एंड कर सकते हैं। चैट में लिख सकते हैं क्वेश्चन, या पूछ लें, डायरेक्टली पूछ लें। पूछें बेटा, कौन क्या कह रहा है? सर जो टाइम है जो है सो संडे की जगह मंडे तक का कर ले सर, नहीं बेटा, मंडे को असेसमेंट हमारी जमा। दोबारा से लैब है, इसलिए उससे पहले हमें करना है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो बेटा प्लीज़ चैट में लिख दें, ताकि हम लोग लैब ऑफ कर सकें। फिर आप लोग ये अटेंडेंस मार्क कर लूँगा।